नमस्कार दोस्तों। कल रात में मैंने एक पोस्ट लिखा था अपने फेसबुक वॉल पर और उसमें मेरे कुछ अपने तर्क थे। इस समय जो देश में मौजूदा हालात हैं उसको लेके जो देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं उनकी जो भूमिका है उस पर हमने कुछ सवाल खड़े किए थे। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं जो गैर बीजेपी राजनीति करती हैं अलग अलग राज्यों में और सेंटर में, वो ज्यादातर ठोस काम करने के बजाय जनता के साथ सीधे राबता कायम करने के बजाय मीडिया के सहारे, जुडिशरी के सहारे, सोशल मीडिया के सहारे वे चाहती हैं कि बीजेपी को शिकस्त दे दें। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी को राजनीतिक तौर पर शिकस्त नहीं दिया जा सकता, और न मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की राजनीति बहुत अच्छी है और बीजेपी की जो राजनीति है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है उसको हम सबको मानना पड़ेगा, और जब तक आप सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उसके बारे में उसका क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो, क्या रोड मैप हो, उसको आप नहीं बना सकते। मैं एक-एक करके कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे फेसबुक वॉल पर कुछ लोगों ने इस तरह का कमेंट लिखा जिससे लग रहा था कि शायद उनको लगता है कि मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थन कर रहा हूं और जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं उनकी निंदा कर रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ अपने तर्क आप लोगों के सामने रखने हैं, और मैं एक बार फिर अपनी लिखी हुई बातों पर कायम हूं। आज की तारीख में ये सर्वविदित है और सर्वमान्य है कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ये भी सर्वमान्य है कि बीजेपी संसाधन के मामले में सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा संपन्न पार्टी है। ये भी सर्वमान्य है कि बीजेपी का कैडर दूसरे दलों की तुलना में ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा असर्टिव है, ज्यादा डिसिप्लिन्ड है अपने लीडरशिप को लेके। और ये भी मानना है, सच है कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद जिसके लिए वो लगभग 60-70 साल से उनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था वह कोशिश कर रहा था। उन्होंने न केवल अपनी सत्ता पर पकड़ बनाई है, जुडिशरी पर अपनी पकड़ बनाई है, ब्यूरोक्रेसी पर अपनी पकड़ बनाई है, मीडिया पर अपनी पकड़ बनाई है, बल्कि अपने संसाधनों में भी इजाफा किया है। उदाहरण के तौर पर पिछले 7 वर्षों में बीजेपी के तरफ से चाहे जो भी धन संग्रह किया गया हो राजनीतिक चंदे के रूप में, लेकिन देश के लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी का अपना कार्यालय है। बीजेपी के नेता जब उन जिलों में दौरे पर जाते हैं तो वे होटलों के बजाय उन कार्यालयों में रुकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं। आप उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा सकते हैं, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता पर सवाल उठा सकते हैं, उनके राजनीतिक सोच पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जो ये तो सच्चाई है कि बीजेपी दूसरे दलों की तुलना में आज की तारीख में ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा असर्टिव है और ज्यादा एग्रेसिव है। और वे हर उस हम कहें तो आपदा को, अपने एडवर्स सिचुएशन को अपने फेवर में करने की कोशिश करती रही है, चाहे वो राजनीतिक मामला हो या दैवी मामला हो। तो अब अगर बीजेपी से मुकाबला करना है राजनीतिक तौर पर, तो आपको बीजेपी की तरह ही अपने को सुसज्जित करना पड़ेगा संसाधनों के मामले में, कार्यकर्ताओं के मामले में, सांगठनिक मजबूती के मामले में। वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी देश में सबसे ज्यादा वक्त तक सत्ता में रही। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए दिल्ली तक में अपना कार्यालय नहीं बना पाई। दूसरे राज्यों में तो छोड़ ही दीजिए, और जिला मुख्यालय पर। आखिर क्या कारण था? क्या कांग्रेस के पास उस समय राजनीतिक चंदा नहीं मिलता था? हम सबको पता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, कारपोरेट घराने या कारोबारी लोग उस सत्तारूढ़ दल को ज्यादा राजनीतिक चंदा देते हैं, और जो पार्टी विपक्ष में होती है उसको कम चंदा देते हैं। तो अगर आपकी राजनीतिक ताकत जब थी, जब आप सत्ता में थे, तो आपको किसने मना किया था, किसने रोका था कि आप
अपने संगठन को मजबूत मत करिए, अपने कैडर्स को एग्रेसिव मत बनाइए, आप अपने कैडर को ट्रेन मत करिए, आप अपने कार्यालय मत बनाइए, आप मीडिया में, जुडिशरी में, बाकी जगहों पर बीजेपी की तरह अपनी पकड़ मत बनाइए। किसने मना किया? अब तक जितने बड़े घोटाले हुए थे बीजेपी के सत्ता में आने के पहले तक, आमतौर पर उसके कांग्रेस के लोगों का नाम आता था। अगर राज्यों की बात करें तो क्षेत्रीय दलों की सत्तारूढ़ पार्टियों का नाम आता था, चाहे वो डीएमके हो, एडीएमके हो, या उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां रही हों, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, या आप चले जाइए उधर केरल में तो वहां की क्षेत्रीय पार्टियों का नाम आता रहा है। बंगाल में जाइए तो ममता बनर्जी की पार्टी और उनके नेताओं का नाम आता रहा है आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में। तो यानी हम अगर कहें सीधे तौर पर, तो चाहे देश की कोई भी राजनीतिक दल हो, जब भी उसको सत्ता मिली और सत्ता में रहने का मौका मिला, उसके नेताओं ने, उसके कार्यकर्ताओं ने आर्थिक भ्रष्टाचार किया। तो आज अगर बीजेपी के लोग संसाधन जुटा के, संसाधन की ताकत से और सरकारी मशीनरी के ताकत से सत्ता में बने रहना चाहते हैं और सत्ता पर दोबारा वापसी चाहते हैं, तो इसमें राजनीतिक तौर पर क्या बुराई है? नैतिक तौर पर आप बात कर सकते हैं कि गलत है। संवैधानिक तौर पर या कानूनी तौर पर आप कह सकते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन कौन सा राजनीतिक दल रहा है सत्ता में जिसने कि सरकारी मशीनरी और सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया? अगर इंदिरा जी के जमाने से शुरू करें और आज की तारीख तक, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां रही हों या सेंटर में जिनकी भी सरकारें रही हों, दिल्ली की सरकारें, क्या उन दलों ने अपने कार्यकाल में सरकारी मशीनरी और सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया? तो आप महज बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगा के, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने का आरोप लगा के, आप उसको राजनीतिक तौर पर मुकाबला उसका नहीं कर सकते। राजनैतिक तौर पर मुकाबला करने के लिए आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, अपनी खामियों को देखना पड़ेगा। अगर हम कड़वे शब्दों में कहें तो आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के ही नेता नहीं है? राहुल गांधी अकेले ट्वीट करते हैं, अकेले सोशल मीडिया में सक्रिय दिखाई देते हैं, लेकिन उनके समर्थन में प्रियंका के अलावा और उनके जो कुछ 4-5 नेता हैं जिनको कि उन्होंने बैठा रखा है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, उनके अलावा कौन नेता है जो राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट करता है, राहुल गांधी के समर्थन में धरना प्रदर्शन करता है, राहुल गांधी के समर्थन में उस एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है? आखिर क्या वजह रही कि सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी की पकड़ सरकारी मशीनरी पर या मीडिया पर कमजोर हो गई? जितना मैं समझ पाया हूं कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही तो कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी को मजबूत करने के बजाय, पार्टी के विचारधारा को मजबूत करने के बजाय, पार्टी के संसाधन को मजबूत करने के बजाय अपना निजी स्वार्थ देखा, अपना निजी पॉलिटिकल इक्वेशन देखा, अपना निजी एजेंडा देखा। और यही कारण है कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी कंगाल होती गई। कांग्रेस पार्टी के नेता और जो शीर्ष नेतृत्व था वो कमजोर होता गया, और जो दूसरे नेता थे जो सत्ता में रहते हुए सत्ता की मलाई खा रहे थे, वे अपने को मजबूत करते गए और मिलियनायर बिलियनायर हो गए। और जब भी आप सार्वजनिक जीवन में रह के एक सीमा से ज्यादा धनोपार्जन करेंगे, धन संग्रह करेंगे, तो फिर आप नैतिक ताकत गंवा देते हैं। फिर आप अपने राजनीतिक विरोधियों से आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकते, आप उनके गलत कार्यों का विरोध नहीं कर सकते। और शायद यही कारण है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जिस भी गैर बीजेपी नेता पर हाथ डालती है, वो या तो शरणागत हो जाता है, या नहीं तो मुंह पर टेप लगा के बैठ जाता है। वह बीजेपी के नेतृत्व के खिलाफ, बीजेपी की सरकार के खिलाफ उस तरह का मुखर विरोध नहीं कर पाता है जिस तरह का मुखर विरोध वो कांग्रेस के टाइम में या दूसरे राजनीतिक दलों की सरकारों के टाइम में करता था। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आप अगर सार्वजनिक जीवन में हैं, तो अपने जो आपका जो सार्वजनिक जीवन का आचरण है उसको दुरुस्त करिए, अपने संगठन को मजबूत करिए, अपने कार्यकर्ताओं में एक आत्मविश्वास पैदा करिए
कि आप उनके सुख दुख में खड़े हैं, आप उनके लिए कमिटेड हैं और आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम 2 देश के बड़े और शीर्षस्थ नेताओं का हम नाम लेना चाहते हैं आज की तारीख में, जो भगवान की कृपा से आज भी बहुत सक्रिय हैं हमारे भारतीय राजनीति में। प्रकाश सिंह बादल जी और शरद पवार जी। ये देश के बहुत जाने-माने नेता हैं, इनका बहुत सम्मान है और सभी दलों के लोग इनका सम्मान करते हैं। लेकिन इनकी राजनीतिक कार्यशैली क्या रही है? मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन यहाँ चूँकि मुद्दे की बात हो रही है और इस पर ज़रूरी है कि उनकी कार्यशैली पर भी नज़र डाली जाए। प्रकाश सिंह बादल जी जब ज़रूरत थी तो एक लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे और बीजेपी के साथ रहकर उन्होंने अपने संगठन को भी बचाया, संगठन को मजबूत किया और सत्ता में का सुख भी भोगा। और जब उनको लगा कि किसानों के कानून के सवाल पर, कृषि बिल कानून के सवाल पर पंजाब के किसान उनसे नाराज हो रहे हैं, बीजेपी की सरकार से और अकालियों से, तो उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन अब खत्म हो गया है और अब मैं बीजेपी से अलग हूँ और मैं अब किसानों के लिए काम करूंगा, उनकी पार्टी और उनके सारे लोग। क्या लोग भूल गए हैं कि यही प्रकाश सिंह बादल हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी भारतीय राजनीति के नेल्सन मंडेला कहते थे? क्या लोग भूल गए हैं कि यही शरद पवार हैं जिनकी किताब के विमोचन में प्रधानमंत्री खुद गए थे और शरद पवार जी के सम्मान में जितने तरह के विशेषण और एडजेक्टिव वे प्रयोग कर सकते थे उन्होंने किया था। क्या देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता ये भूल गई है कि शरद पवार जी एक साथ 3 नाव पर सवारी करते रहे हैं? भारतीय राजनीति में और हिंदी में मुहावरा है कि लोग एक साथ 2 नाव पर सवारी करते हैं। लेकिन शरद पवार जी के बारे में कहा जाता है कि एक साथ 3 नाव पर सवारी करते हैं। वो कांग्रेस से अलग भी रहे, कांग्रेस के साथ भी रहे, कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव भी लड़ते थे और महाराष्ट्र के बाहर कांग्रेस को हराने का भी काम करते थे। कांग्रेस पर महाराष्ट्र में राजनीतिक दबाव बनाने के लिए वे हमेशा, जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, बाला साहब ठाकरे के करीब रहे, जब उसके बाद उद्धव ठाकरे के करीब रहे और जब राजनीतिक जोड़ तोड़ सीट शेयरिंग करने की जरूरत पड़ती थी तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे। अभी हाल में जो महाराष्ट्र में वहां सरकार चल रही है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, कौन नहीं जानता है कि एक दिन पहले तक शरद पवार जी प्रधानमंत्री से मिलते रहे। प्रधानमंत्री से मिलने वो दिल्ली भी आए थे और जब उनसे पूछा गया कि आपकी प्रधानमंत्री से क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री से कृषि के बारे में बात हुई, किसानों की समस्याओं के बारे में बात हुई। और दूसरे दिन जब शरद पवार के भतीजे को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने वहां सरकार बना दी, तो शरद पवार ने महाराष्ट्र से लेकर और दिल्ली तक एक कर दिया और उसके विरोध में खड़े हो गए और अजीत पवार को डिसोन करते हुए एक नया अलायंस बनाया जिसमें कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी एक साथ आ गई और उन्होंने सरकार बना ली। तो ये कौन नहीं जानता है कि जब शरद पवार जी को अपने बेटी को लेके, अपने भतीजे को लेके, उनके पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन के लिए जरूरत पड़ती है, तो वो दलीय सीमाएं तोड़ के किसी के पास भी चले जाते हैं और जब उनका काम निकल जाता है तो वो मूल्यों की बात करते हैं, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। आज यशवंत सिन्हा जी के साथ मिलकर वो संविधान बचाने की बात करते हैं। कांग्रेस को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक मोर्चा बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ गुजरात में, गोवा में, हर जगह परोक्ष रूप से कांग्रेस के खिलाफ काम करते हैं, जहां सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के साथ है। अगर वहां शरद पवार जी ईमानदारी से और उनके दूसरे सहयोगी प्रफुल्ल पटेल ईमानदारी से कांग्रेस का साथ दें, तो शायद बीजेपी की राजनीतिक ताकत उतनी न रहे जितनी कि आज की तारीख में है। लेकिन उन जगहों पर तो वे परोक्ष रूप से बीजेपी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो सवाल ये है कि देश की जनता इतनी भोली भाली नहीं है। अब मीडिया एक्सप्लोजन है, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है, छोटी से छोटी जानकारी मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए गांव में बैठे हुए लोगों तक पहुंच रही है। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनके नेता क्या कर रहे हैं।
जब वोट लेने की बात आती है तो वो आके एक दूसरे के खिलाफ दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और चुनाव खत्म होते ही तुरंत सत्ता के लिए अलग समीकरण बनाने लगते हैं। तो ये चीजें बहुत लंबे समय तक चलती नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस समय फिर एक नया नारा उछाल रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली की तरह सबको मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं, करप्शन फ्री गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से लोग ये नहीं जानना चाहते हैं क्या कि जब उनकी पार्टी बनी थी तो उस समय कितने लोग थे, और जिन लोगों ने मिल के पार्टी बनाई थी वो एक एक करके क्यों पार्टी से बाहर चले गए या उन्होंने क्यों पार्टी से बाहर निकाल दिया। जिस भाई भतीजावाद डिक्टेटरशिप की बात अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के बारे में कहते हैं, क्या उनकी कार्यशैली बहुत डेमोक्रेटिक है अपनी पार्टी को चलाने की? क्या उन्होंने दो दिल्ली के सीए या कारोबारियों को राज्यसभा का टिकट देने में राजनैतिक ईमानदारी दिखाई थी और राजनैतिक नैतिकता? उन्होंने अपने कैडर को क्यों नहीं राज्यसभा भेजा? तो अगर आप मायावती पर आरोप लगाते हैं कि वो पैसा लेके टिकट बेचती हैं, अगर आप दूसरे दलों पर आरोप लगाते हैं कि वहां पर दलीय लोकतंत्र नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, तो आप अपनी पार्टी में क्या कर रहे हैं? और क्या खैरात बांट के वोट लेके आप सोचते हैं कि देश का और समाज का विकास हो जाएगा? तो अगर नरेंद्र मोदी उसी तरह का खैरात बांट के दूसरी बार सत्ता में आ गए हैं, तो आप नरेंद्र मोदी की आलोचना किस आधार पर कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने भी तो वही काम किया। उन्होंने ज्यादा व्यापक तरीके से, ज्यादा और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उस चीज को किया है। तो आप में, नरेंद्र मोदी में या कांग्रेस पार्टी में फर्क क्या है? कांग्रेस पार्टी भी तो मध्य प्रदेश का चुनाव जीती थी तो इसी तरह की घोषणाएं करके जीती थी। ये अलग बात है कि उनके नेता बिक गए, उनके विधायक बिक गए और उनका जो आंतरिक महत्वाकांक्षा थी नेताओं की, वो इतना आपस में बढ़ गई टकराव कि उनका एक गुट कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में चला गया और वहां की सरकार गिर गई। अब आप कहिए कि बीजेपी ने सरकार गिरा दी। अरे बीजेपी ने सरकार क्यों गिराई? आपने मौका दिया बीजेपी को सरकार गिराने के लिए। कर्नाटक में हम सब जानते हैं कि सिद्धारमैया के वजह से सरकार गिरी, जो वहां गठबंधन की सरकार चल रही थी। आज भी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में 36 का रिश्ता है, कौन नहीं जानता है? तो आप वहां डीके शिव शिव कुमार के भी साथ हैं, सिद्धारमैया के भी साथ हैं। मध्य प्रदेश में आप दिग्विजय सिंह के भी साथ हैं, कमलनाथ के भी साथ हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी साथ रहना चाहते थे। पंजाब में अभी चल ही रहा है खींचमताल। आप कई राउंड की बैठकें कर चुके हैं, कमेटीज बना चुके हैं, लेकिन अभी तक मामला सुलझा नहीं है। वहां कैप्टन अमरिंदर का जनाधार है तो उनके पीछे आपने नवजोत सिंह सिद्धू को लगा रखा है और अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम समझौता करा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति हरियाणा की है। शैलजा को का वहां कोई जनाधार नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको पसंद नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा शैलजा को मानने को तैयार नहीं है। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता मानने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में जब तक हरीश रावत रहे तब तक आपने उनके पीछे दूसरे नेताओं को लगाए रखा जो कि जनाधारहीन नेता थे। और जब सरकार चली गई तो अब हालत ही है कि वहां कोई नेता नहीं है जिसको प्रोजेक्ट करके आप अभी आने वाला चुनाव लड़ सकें। उत्तर प्रदेश में खुद प्रियंका गांधी संगठन की कमान संभाले हुए हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। आज हालात ये है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में अगर हम कहें लिटरली तो एकदम पतझड़ जैसा वातावरण दिखाई देता है। पार्टी के जितने पुराने समर्पित प्रतिबद्ध नेता थे वो अपने घरों में बैठ गए। ये सच्चाई है कि देश के हर गांव में आज भी कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद है। ये सच्चाई है कि कांग्रेस के मानने वाले, कांग्रेस का समर्थन करने वाले लोगों की तादाद अभी भी बहुत बड़ी है। लेकिन उन लोगों को लामबंद करके, उन लोगों को एकजुट करके जनता की समस्याओं को लेके जनता के बीच में कौन जाएगा? लीडरशिप को जाना पड़ेगा। देश में जब जब राजनीतिक बदलाव हुआ है तब तक उस समय के नेताओं ने सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन किया। आज की तारीख में नेता क्या कह रहे हैं? जनता सब देख रही है, जनता इसका जवाब देगी।
जनता इस चीज को भूलेगी नहीं। अरे तो आप किस लिए है? आपको कौन कहा है कि फिर आइए और राजनीति करिए? आप भी बाकी कारोबार की तरह, बाकी प्रोफेशंस की तरह काम कर रहे हैं। आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, आपका कोई अपना फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं है। सब कुछ अगर जनता को ही करना है तो जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। बीजेपी तो ठीक ही कहती है कि जो कुछ हो रहा है भगवान ठीक करेंगे। बीजेपी ने कब जनता से अर्थनीति पर, विदेश नीति पर वोट मांगा? बीजेपी ने कभी अपना एजेंडा नहीं छिपाया। बीजेपी का एजेंडा बहुत साफ है कि वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। उन्होंने वर्षों से उसके लिए काम किया है। आज उनको सत्ता मिली है, अपने उस पॉलिटिकल एजेंडा को, कल्चरल एजेंडा को लागू कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कब कहा था कि वे आएंगे तो भारत की विदेश नीति पंडित नेहरू और इंदिरा से भी बेहतर बना देंगे? उन्होंने कब कहा था कि वो आएंगे तो नरसिंह राव ने जो नई आर्थिक नीति लागू की थी उसको बदल देंगे? तो जब नरसिंह राव उस आर्थिक नीति को लाते हैं तो वो सही है। जब मनमोहन सिंह उस अर्थनीति को आगे बढ़ाते हैं तो सही है। और उसी अर्थनीति को अगर नरेंद्र मोदी और एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं तो वो देश बेच रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती। राजनीति में पारदर्शिता बहुत जरूरी है, जवाबदेही बहुत जरूरी है और ओनरशिप जरूरी है। जब तक गैर बीजेपी नेताओं के अंदर ओनरशिप नहीं आएगी, राजनीतिक पारदर्शिता नहीं आएगी, कथनी करनी में अंतर नहीं आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और बीजेपी का कोई विकल्प है देश के अंदर। चाहे जितनी दैवीय आपदा आ जाए, चाहे जितनी पुअर गवर्नेंस हो, चाहे जितनी महामारी के चलते और बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था के चलते और महंगाई के चलते जनता कराहती रहे, लेकिन ये सच्चाई है कि बीजेपी के मुकाबले जितने भी राजनीतिक दल हैं और उनके नेता हैं, वे कुछ जांच के डर से, कुछ आर्थिक भ्रष्टाचार में फंसे होने की वजह से, कुछ अपने पॉलिटिकल निष्क्रियता के चलते सारा दारोमदार वो जनता पर छोड़ दिए हैं और वे चाहते हैं कि जो भी बदलाव हो जनता करे, जो कि राजनीति में संभव नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हम आपसे किसी और दिन मुखातिब होंगे, किसी और राजनीतिक मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।